नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको 21 मार्च 2024 सुबह के मुख्य समाचार प्रस्तुत करेंगे। कृपया नीचे कमेंट करके बताएं कि आप किस क्षेत्र से हिमाचल न्यूज सुन रहे हैं। हिमाचल के विकास, पर्यटन और सामाजिक क्षेत्र की ताज़ा जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। अपने समाचार वीडियो हमारे साथ साझा करें, चाहे वह स्थानीय घटनाएं हों, दिलचस्प कहानियां हों या कुछ भी रोमांचक हो, हम जानना चाहते हैं। बेझिझक अपने वीडियो लिंक छोड़ें या हमें टैग करें। आइए जुड़े रहें और उन कहानियों को साझा करें जो मायने रखती हैं। समाचार नंबर 1। प्रियंका गांधी के साथ दिल्ली से लौटे सीएम सुक्खू, आज ओकओवर में दिखेंगी सियासी गतिविधियां। राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा के समापन में शामिल होने के लिए मुंबई गए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली की बैठकों के बाद शिमला लौट आए हैं। बुधवार को उनकी वापसी प्रियंका गांधी के साथ ही हुई। प्रियंका गांधी का शिमला के मशोबरा में घर है और वह कुछ वक्त अपने घर में बिताएंगी। इस दौरान हिमाचल सरकार को लेकर चल रही गतिविधियों की रिपोर्ट भी प्रियंका गांधी ले सकती हैं। मुख्यमंत्री दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में शामिल हुए थे, जिसने चुनाव घोषणा पत्र को फाइनल करना है। बुधवार को भी सचिवालय में 2 कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी और हर्षवर्धन सिंह चौहान मौजूद थे और दोनों ने काफी लंबी बैठक की है। कांग्रेस पार्टी को 6 बागी विधायकों के अगले कदम का इंतजार है। यदि ये भाजपा में शामिल होते हैं तो उसके बाद मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी अपनी अगली रणनीति बना सकती है। प्रतिभा सिंह के इनकार के बाद बढ़ी जिम्मेदारी। मुख्यमंत्री के दिल्ली से लौटने से पहले ही प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने चुनाव लड़े से इनकार करके एक नया बखेड़ा खड़ा कर दिया है। पार्टी की अध्यक्ष ही कार्यकर्ताओं के निराश होने की बात कर रही हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को न सिर्फ चुनाव के लिए प्रत्याशी देखने होंगे, बल्कि कांग्रेस के कैडर को लेकर लगाए जा रहे आरोपों का जवाब भी देना होगा। गुरुवार को उनके सरकारी निवास ओकओवर में राजनीतिक गतिविधियां रहने वाली हैं। समाचार नंबर 2। नहीं भरे जाएंगे 1500 रुपए के फॉर्म, चुनाव आयोग ने मांगा सुख सम्मान निधि योजना का सारा डाटा। हिमाचल में चुनाव आचार संहिता के दौर में चुनिंदा पात्र महिलाओं को 1500 रुपए हर महीने देने की स्कीम के फॉर्म नहीं भरवाए जा सकेंगे। भाजपा की शिकायत के बाद चुनाव आयोग ने इस बारे में राज्य सरकार को पत्र भेजा है। इस पत्र के निर्देशों से ऐसा लगता है कि चुनाव आचार संहिता जब तक है, तब तक नए फॉर्म नहीं लिए जा सकेंगे। चुनाव आयोग ने संबंधित विभाग से इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना का सारा डाटा मांगा है। इसमें कहा गया है कि कोड ऑफ कंडक्ट लगने से पहले और बाद में कितने फॉर्म रिसीव हुए थे और कितने मंजूर किए गए तथा कितने पेंडिंग बचे हैं। सारी जानकारी उपलब्ध करवाई जाए। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सचिव ने एम्पावरमेंट का एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी एंड स्पेशली एबल्ड विभाग यानी ईसोमसा की निदेशक को बुधवार को पत्र भेजा है। इसमें कहा गया है कि विभाग चुनाव आचार संहिता के पैरा 4 को देखें, जिसमें यह कहा गया है कि लाभार्थी लक्षित किसी भी योजना की प्रोसेसिंग चुनाव आचार संहिता के बीच में नहीं होगी। इसके बाद सचिव ने इस पत्र की कॉपी सभी जिलों के उपायुक्त और जिला कल्याण अधिकारियों को भी भेज दी है। हालांकि ईसोमसा विभाग को स्कीम को लेकर स्पष्ट आदेशों की जरूरत है। योजना पर भाजपा नेताओं ने उठाए थे सवाल।
लोकसभा चुनाव घोषित होने से ठीक पहले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रेस वार्ता के जरिए इस स्कीम को पूरे प्रदेश में लागू करने की घोषणा की थी। उसके बाद से निर्धारित प्रपत्र पर फील्ड में आवेदन लेना शुरू हो गए। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भाजपा विधायकों के साथ मिलकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन दिया था, जिसमें यह आरोप लगाया था कि इस स्कीम के नाम पर महिलाओं को ठगा जा रहा है। समाचार नंबर 3। मंडी संसदीय सीट से प्रतिभा नहीं तो कौन? कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष के चुनाव लड़े से इनकार के बाद बढ़ी पार्टी की दिक्कत। दशकों तक पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की कर्मभूमि और विशेष जनाधार का क्षेत्र रही मंडी संसदीय सीट से उनके परिवार ने ही अब चुनावी रण छोड़ दिया है। मंडी के चुनावी रण से डरे दिग्गज नेताओं की ने कांग्रेस के लिए मंडी संसदीय सीट पर नया संकट खड़ा कर दिया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं वर्तमान में मंडी से सांसद प्रतिभा सिंह ने लोकसभा चुनाव लड़े से साफ इनकार कर दिया है। उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह प्रदेश सरकार में मंत्री और लोकसभा सीट मंडी के प्रभारी हैं और वह भी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। पूर्व भाजपा सरकार के समय सारे समीकरणों को पलटकर पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के नाम के सहारे चुनाव जीतने वाली प्रतिभा सिंह की ने कांग्रेस और संगठन के अंदर खलबली मचा दी है। यही नहीं, प्रतिभा सिंह ने अपनी जगह कांग्रेस के जिन चेहरों के नाम आगे बढ़ाए वे भी चुनाव लड़े के लिए तैयार नहीं हैं। मंडी से कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ नेता व प्रदेश कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष रहे पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर भी चुनावी रण में उतरने की हिम्मत नहीं दिखा पा रहे हैं। जानकारों की माने तो इस समय मंडी संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस के पास प्रतिभा सिंह के मुकाबले कोई मजबूत प्रत्याशी नहीं है। उपचुनाव जीतने के बाद इस बार प्रतिभा सिंह मंडी की जनता के बीच भी रही हैं और आपदा के समय भी वह लोगों के साथ खड़ी रहीं, लेकिन अब उनके चुनाव न लड़े की बात से उनके समर्थक और कार्यकर्ता भी हैरान हैं। आम चर्चा है कि कांग्रेस के अंदर चल रही उठापटक, मोदी लहर और मंडी संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस की खराब स्थिति की वजह से प्रतिभा सिंह चुनाव लड़े से पीछे हट रही हैं, जबकि यह कहा जा रहा है कि यह सब कांग्रेस हाईकमान पर दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है। लेकिन प्रतिभा सिंह के इस कदम से मंडी संसदीय क्षेत्र में उनके समर्थकों और कार्यकर्ताओं को जरूर झटका लगा है। बुधवार को उनके द्वारा इस बात के सार्वजनिक ऐलान के बाद मंडी के बाजारों में दिन भर इन्हीं चर्चाओं को जोर रहा। लोगों का कहना रहा कि प्रतिभा सिंह को मोदी लहर में अपनी हार साफ नजर आ रही है। इसके साथ ही वर्तमान कांग्रेस सरकार में भी प्रतिभा सिंह के समर्थकों को कोई बड़ा पद और ओहदा नहीं मिल सका है, जिससे उनकी टीम का मनोबल चुनाव लड़े से पहले ही कमजोर हो चुका है। एचडीएम मंडी में भाजपा के 12 विधायक। मंडी संसदीय क्षेत्र में शामिल 17 हलकों में से 12 में भाजपा विधायक हैं, जबकि कांग्रेस के पास सिर्फ 5 ही विधायक हैं, जिसमें से भी कई अंदर खाते प्रतिभा सिंह के साथ नहीं हैं। मंडी में प्रतिभा की टक्कर का नहीं कोई नेता। कौल सिंह की भी चुनाव में दिलचस्पी नहीं। प्रतिभा सिंह के इनकार के पीछे मोदी लहर समर्थकों की अनदेखी और सरकार में चल रही उठापटक को माना जा रहा मुख्य कारण। खीमी राम संघ निगम भंडारी के नाम पर हो रही चर्चा। प्रतिभा सिंह की न के बाद अब मंडी संसदीय क्षेत्र से पूर्व मंत्री खीमी राम और किन्नौर से युवा कांग्रेस अध्यक्ष निगम भंडारी के नाम की चर्चा जोरों पर है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस हाईकमान के पास यह नाम भी आगे बढ़ाए गए हैं। खीमी राम पिछले चुनावों में भाजपा छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए हैं। उन्हें कांग्रेस ने बंजार से प्रत्याशी बनाया था। खीमी राम पूर्व मंत्री और डिप्टी स्पीकर भी रह चुके हैं,
जबकि दूसरी तरफ निगम भंडारी किन्नौर से कांग्रेस के युवा नेता हैं और सीएम सुक्खू के काफी करीबी भी हैं। वीरभद्र के परिवार ने अब तक 6 बार जीती मंडी सीट। मंडी संसदीय सीट का इतिहास देखें तो यहां से 6 बार स्वर्गीय पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के परिवार को संसद में जाने का मौका मिला है। यहां से 3 बार वीरभद्र सिंह तो 3 बार ही प्रतिभा सिंह सांसद रहीं। विषम परिस्थितियों में भी वीरभद्र सिंह 2009 में आम चुनाव और प्रतिभा सिंह 2021 उपचुनाव जीतने में सफल रहीं। मुख्यमंत्री रहते हुए स्वर्गीय वीरभद्र सिंह का मंडी संसदीय क्षेत्र से विशेष प्रेम व लगाव रहा। यहां हर गांव में उनके समर्थक व चाहने वाले आज भी हैं। समाचार नंबर 4। पोलिंग पार्टी 700 मीटर से ज्यादा पैदल नहीं चलेगी। यहां चुनाव अधिकारियों को पहुंचाने के लिए विशेष व्यवस्था। लोकसभा चुनाव 2024 के तहत बिलासपुर जिला में किसी भी पोलिंग पार्टी को ज्यादा से ज्यादा 700 मीटर ही पैदल चलना पड़ेगा। यह अधिकतम दूरी बिलासपुर सदर के धाड़त पोलिंग बूथ की है। अधिकतम पैदल यात्रा के लिहाज से झंडूता उपमंडल का बुखर, घुमारवी का रोपा और नयना देवी का भुवाई पोलिंग बूथ हैं। इन तक पहुंचने के लिए पोलिंग पार्टियों को क्रमानुसार 300, 430 और 410 मीटर की दूरी पैदल तय करनी पड़ेगी। दरअसल पहाड़ी प्रदेश हिमाचल में चुनाव के दौरान पोलिंग पार्टियों को कई दुर्गम बूथों तक पहुंचने के लिए लंबा फासला तय करना पड़ता है, लेकिन बिलासपुर जिला में ऐसा नहीं है। यहाँ पोलिंग पार्टियों को ज्यादा से ज्यादा 700 मीटर तक ही पैदल चलना पड़ेगा। लोकसभा चुनाव के तहत बिलासपुर जिला में मतदान के लिए कुल 418 पोलिंग बूथ स्थापित किए जाएंगे। इनमें से झंडूता में 108, घुमारवी में 111, बिलासपुर सदर में 101 व नयना देवी में 98 पोलिंग बूथ हैं। इन बूथों पर पहुंचने के लिए पोलिंग पार्टियों को अधिकतम केवल 700 मीटर फासला पैदल तय करना पड़ेगा। 855 मतदाता संख्या वाले बिलासपुर सदर के धाड़त पोलिंग बूथ पर पहुंचने के लिए अधिकारियों कर्मचारियों को 700 मीटर पैदल चलना पड़ेगा। उधर जिला के कुल 418 पोलिंग बूथों में से सबसे अधिक 1294 से 1294 मतदाता घुमारवी के कटलग और नयना देवी के बहल 3 पोलिंग बूथों पर हैं। निर्वाचन तहसीलदार विजय शर्मा ने बताया कि झंडूता में सबसे अधिक 1243 वोटर दसलहड़ा, जबकि बिलासपुर में सबसे अधिक 1288 वोटर मल्यावर पोलिंग बूथ में हैं। बिलासपुर शहर का चंगरदो वार्ड ऐसा है जहां जिला भर में मतदाताओं की संख्या सबसे कम 140 है। इस मामले में झंडूता का कोहिना बूथ 142 वोटर्स के साथ दूसरे, नयना देवी का पलोग बूथ 241 वोटर्स के साथ तीसरे और घुमारवी का छंजार बूथ 337 वोटर्स के साथ चौथे स्थान पर है। निर्वाचन तहसीलदार के अनुसार पोलिंग बूथों की संख्या के अनुसार मतदान के लिए 418 से 418 ईवीएम, कंट्रोल व बैलेट यूनिट और वीवीपैट प्रयोग की जाएंगी। हालांकि जरूरत की तुलना में जिला में 532 कंट्रोल यूनिट, 607 बैलेट यूनिट तथा 616 वीवीपैट उपलब्ध हैं। 1 जून को मतदान के बाद झंडूता और घुमारवी विधानसभा क्षेत्रों की ईवीएम स्वामी विवेकानंद कॉलेज घुमारवी, जबकि सदर व नयना देवी हलकों की ईवीएम सीनियर सेकेंडरी ब्रॉयड स्कूल बिलासपुर में बनाए गए स्ट्रॉन्ग रूम्स में रखी जाएंगी। 4 जून को मतगणना का कार्य इन्हीं संस्थानों में किया जाएगा। एचडीएम सबसे कम वोटर्स के मामले में बिलासपुर का एक बूथ प्रथम। वोटर्स की सबसे अधिक तादाद के लिहाज से बिलासपुर जिला के घुमारवी और नयना देवी विधानसभा क्षेत्रों का एक पोलिंग बूथ टॉप पर है।
जबकि सबसे कम वोटर्स के मामले में बिलासपुर शहर का एक पोलिंग बूथ पहले स्थान पर है। समाचार नंबर 5। प्रदेश भर से हटाए 51,302 होर्डिंग बैनर, आचार संहिता के संबंध में निर्वाचन विभाग की कार्रवाई जारी। चुनावों की घोषणा होने के 72 घंटों के भीतर सार्वजनिक संपत्तियों और सार्वजनिक स्थलों के दुरुपयोग के दृष्टिगत 19 मार्च 2024 तक प्रदेश के सभी जिलों में 51,302 होर्डिंग, पोस्टर, बैनर और झंडों तथा दीवार पर बनाए विज्ञापन हटाए हैं। भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशानुसार प्रदेश भर में सार्वजनिक संपत्तियों और सार्वजनिक स्थलों से होर्डिंग, पोस्टर, बैनर और झंडों तथा दीवार पर बनाए विज्ञापन हटाए गए हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने कहा कि चुनाव आयोग ने आदर्श आचार संहिता के दिशा निर्देशों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक व्यवस्था की है। उन्होंने कहा कि आचार संहिता के किसी भी प्रकार के उल्लंघन के लिए सख्त पग उठाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि चुनावों की घोषणा होने के 72 घंटों के भीतर सार्वजनिक संपत्तियों और सार्वजनिक स्थलों के दुरुपयोग के दृष्टिगत 19 मार्च 2024 तक प्रदेश के समस्त जिलों में 51,302 होर्डिंग, पोस्टर, बैनर और झंडों तथा दीवार पर बनाए गए विज्ञापनों को हटा दिया गया है। इनको सरकारी भवनों, सार्वजनिक स्थलों तथा बिना स्वीकृति के निजी संपत्ति से हटाया गया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों की अनुपालना में निर्वाचन विभाग ने चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के 72 घंटों के भीतर ही आदर्श आचार संहिता को लागू करने के लिए त्वरित एवं कड़ी कार्रवाई की है तथा और अधिक सतर्कता बरतने हेतु मानक संचालन प्रक्रियाओं का अनुपालन करने के लिए प्रभावी पग उठाए जा रहे हैं। इन जिलों से इतने पोस्टर, बैनर, झंडे हटे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने बताया कि प्रदेश के चंबा जिला में 2,135, कांगड़ा जिला में 11,235, लाहौल स्पीति जिला में 313, कुल्लू जिला में 1,849, मंडी जिला में 7,274, हमीरपुर जिला में 5,231, ऊना जिला में 6,081, बिलासपुर जिला में 3,167, सोलन जिला में 6,116, सिरमौर जिला में 2,634, शिमला जिला में 4,519 तथा किन्नौर जिला में 748 होर्डिंग, पोस्टर, बैनर, झंडे तथा दीवारों के विज्ञापनों हटाए गए हैं। समाचार नंबर 6। प्रदेश के 27 उद्योगों में बनी 23 दवाइयों के सैंपल फेल। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन की जांच में पाई गई सबस्टैंडर्ड। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन CDSCO की जांच में हिमाचल के 22 दवा उद्योगों में निर्मित 23 तरह की दवाएं गुणवत्ता मानकों पर खरा नहीं उतर पाई है। इन दवाओं की सूची में एक नामी कंपनी के नाम से निर्मित दवा नकली पाई गई है। राष्ट्रीय स्तर पर अवमानक घोषित किए गए दवा नमूनों में से लगभग आधी दवाएं हिमाचल की दवा कंपनियों से संबंधित हैं। जो दवाएं सब स्टैंडर्ड पाई गई है उनमें बुखार, जोड़ों के दर्द, बैक्टीरियल संक्रमण, एलर्जी, हाई BP, रक्तस्राव को नियंत्रित करने की दवाएं सहित दर्द निवारक मरहम शामिल है। 7 अलग अलग प्रकार के कफ सिरप भी सूची में शामिल हैं, जिनमें एथिलीन ग्लाइकॉल, EZ जैसे प्रमुख कारक शामिल हैं। पांवटा साहिब स्थित एक फर्म द्वारा निर्मित कोफवॉन LS सिरप में अनुमेय सीमा से अधिक मात्रा को दवा को घटिया घोषित करने का एक प्रमुख कारण बताया है। CDSCO द्वारा जारी फरवरी माह के ड्रग अलर्ट में खुलासा हुआ है कि इन दवाओं का निर्माण बद्दी, सोलन, कालाअंब, पांवटा साहिब, नालागढ़, बरोटीवाला, मेहतपुर और संसारपुर टेरेस स्थित दवा उद्योगों में हुआ है। इसके अलावा देश के अन्य राज्यों के दवा उद्योगों में निर्मित 26 दवाओं के सैंपल भी जांच में फेल हो गए हैं।
राज्य दवा नियंत्रक प्राधिकरण ने तुरंत कार्रवाई करते हुए ड्रग अलर्ट में शामिल संबंधित दवा कंपनियों को नोटिस जारी कर संबंधित दवा का पूरा बैच बाजार से तत्काल वापस मंगवाने के निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके अलावा संबंधित क्षेत्र के सहायक दवा नियंत्रकों को दवा उद्योगों का निरीक्षण कर विस्तृत जांच के निर्देश दे दिए हैं। स्टॉक वापस मंगवाने के निर्देश। राज्य दवा नियंत्रक मनीष कपूर ने पुष्टि करते हुए बताया कि CDSCO के ड्रग अलर्ट में शामिल सभी संबंधित दवा कंपनियों को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए संबंधित बैच का वापस मंगवाने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा जिन उद्योगों के बार बार सैंपल फेल हो रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। 1018 दवाओं के सैंपल पास। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन CDSCO ने फरवरी माह में देश के विभिन्न राज्यों से 1167 दवाओं, चिकित्सा उपकरणों और सौंदर्य प्रसाधनों के नमूनों का परीक्षण किया गया, जिनमें से जांच के दौरान 58 दवाएं सबस्टैंडर्ड पाई गई है, जबकि 1018 दवाएं गुणवत्ता के पैमाने पर खरी उतरी है, 2 दवाएं नकली पाई है। इन दवाओं के सैंपल CDSCO व राज्य दवा नियंत्रक प्राधिकरण ने जांच के लिए जुटाए थे, जिनकी जांच CDL लैब में हुई और जांचक रिपोर्ट बुधवार को जारी की गई। ये दवाइयां खाने लायक नहीं। सबस्टैंडर्ड घोषित की गई दवाओं में एसाइक्लोफेनाक और पैरासिटामोल टैबलेट, एमोक्सिसिलिन ओरल सस्पेंशन, बैक्टीरियल संक्रमण, कैल्शियम और विटामिन D3 टैबलेट, प्रोपोफोल इंजेक्शन, एमिकासिन इंजेक्शन, L-एस्परगिनेज 10,000, ट्रानेक्सेमिक एसिड इंजेक्शन, माइक्रोनाजोल नाइट्रेट और लुओसिनोलोन एसीटोनाइड ऑइंटमेंट, सेफोडॉक्सिम प्रोक्सेटिल और पोटेशियम क्लेवुलेनेट टैबलेट शामिल हैं। ओलॉक्सासिन और ऑर्निडाजोल गोलियां, एब्रोक्सोल, टर्बुटालाइन सल्फेट, ग्वाइपे, नेसिन और मेंथॉल सिरप, ब्रोंटर सिरप, साइवेंटिल एक्स सिरप, कोफवॉन LS सिरप, एवटस TG सिरप, एक्सपोर्ट्सडी सिरप, रॉय कोफडी एक्स सिरप, सेटलिवयम, डिक्लोफेनाक सोडियम इंजेक्शन, मोन्टास L और रेरेमोन्टेल C। 7 अलग अलग प्रकार के कफ सिरप भी सूची में शामिल हैं, जिनमें एथिलीन ग्लाइकॉल, EZ जैसे प्रमुख कारक शामिल हैं। पामटा साहिब स्थित एक फर्म द्वारा निर्मित कोफवॉन LS सिरप में अनुमेय सीमा से अधिक मात्रा को दवा को घटिया घोषित करने का एक प्रमुख कारण बताया है। समाचार नंबर 7। राज्य मानवाधिकार आयोग करेगा कैदी की मौत की जांच, केस से जुड़े सभी दस्तावेज आयोग को सौंपने के आदेश। प्रदेश हाई कोर्ट ने सब जेल मंडी में न्यायिक हिरासत के दौरान आरोपी धर्मपाल की मौत की जांच का जिम्मा राज्य मानवाधिकार आयोग को सौंप दिया। मुख्य न्यायाधीश MS रामचंद्र राव और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए यह आदेश पारित किए। कोर्ट ने आयोग से आग्रह किया कि वह हिरासत में हुई मौत की जांच कर जांच रिपोर्ट हाई कोर्ट को सौंपे। कोर्ट ने मामले से जुड़े सभी दस्तावेज आयोग को सौंपने के आदेश भी दिए। उल्लेखनीय है कि 2 नवंबर 2018 की सुबह मंडी सब जेल में आरोपी धर्मपाल मृत अवस्था में पाया था। उसे 30 अक्टूबर 2018 को मादक पदार्थ तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया था। मृतक की पत्नी का आरोप है कि गिरफ्तारी के बाद आरोपी ने उसे पुलिस द्वारा बेरहमी से पिटाई करने की बात कही थी। उसने पुलिस के हाथों मारे जाने की आशंका से भी उसे अवगत करवाया था। मृतक की पत्नी ने हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के नाम लिखे पत्र के माध्यम से आरोप लगाया कि हिरासत में जब उसकी अपने पति से मुलाकात हुई तो उसने अपने पति की मानसिक हालत से पुलिस वालों को अवगत करवाया था। आरोप है कि पुलिस ने उसे भी धमकी देते हुए कहा था कि यदि वह जेल परिसर में रही तो उसे उसके पति की लाश थमा दी जाएगी।
इसके बाद अगले दिन उसे सूचित किया गया कि उसके पिता की तबीयत बिगड़ गई है। जब वह वहां पहुंची तो उसे बताया गया कि उसके पति की मौत हो गई है। शिकायत में आरोप लगाया कि पुलिस ने उसके पति की न्यायिक हिरासत में हत्या की और अपने पति के हत्यारे पुलिस वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। मामले पर सुनवाई 24 जून को निर्धारित की गई है। समाचार नंबर 8। हिमाचल की जनता को हथियारों का शौक। 1,04,03 लाइसेंस हथियार अब तक 8,756 पुलिस थानों में किए जमा। पहाड़ और हथियार के रिश्ते ने एक दशक में खूब विस्तार लिया है। हिमाचल की जनता के पास बंदूक, पिस्टल व राइफल के तौर पर 1,004,03 लाइसेंसी हथियार है। प्रदेश के पुलिस थानों में अब तक 8,756 वेपन जमा किए गए हैं। प्रदेश में 1,004,03 लाइसेंस वेपन है और इनमें 177 लोगों को वेपन रखने की छूट दी गई है। बाकी बचे 1,00226 लाइसेंस वेपन में से अब तक 8,756 लाइसेंस वेपन पुलिस थानों में जमा किए गए हैं और अभी 91,430 वेपन जमा किए जाने हैं। प्रदेश भर में 8.7% लाइसेंस वेपन जमा किए गए हैं। गौर हो कि वर्ष 2022 में जिस समय हिमाचल में विधानसभा चुनाव हुए, तब राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर थानों में 97,303 लाइसेंसी हथियारों में से 88,405 हथियार जमा करवाए गए थे। यानी हिमाचल में 71 लोगों पर एक बंदूक या पिस्टल अथवा राइफल है। एक दशक पहले की बात करें तो हिमाचल की जनता के पास वर्ष 2014 में जितने लाइसेंसी हथियार थे, उस समय विधानसभा चुनाव के दौरान लाइसेंस धारकों ने उनमें से 36,793 लाइसेंसी हथियार संबंधित जिला के थानों में जमा करवाए थे। यानी एक दशक से कुछ ही कम समय में हथियारों का आंकड़ा दोगुना बढ़ा है। लाइसेंसी हथियार रखने के मामले में हिमाचल का नंबर देश में तीसरा है। राज्य निर्वाचन आयोग के पास पूरे प्रदेश के लाइसेंसी हथियारों की संख्या मौजूद होती है। कार्यकारी पुलिस महानिदेशक संजीव रंजन ओझा ने प्रदेश में आचार संहिता लागू होने के पश्चात 19 मार्च 2024 चुनाव प्रक्रिया के दौरान प्रदेश में जारी लाइसेंस वेपन को जमा करवाने हेतु समस्त पुलिस अधीक्षकों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। पुलिस विभाग की ओर से आम जनता से अनुरोध किया है कि अपने लाइसेंस वेपन को अपने नजदीकी पुलिस थाना में अति शीघ्र जमा करवाएं। फसलों की रखवाली के लिए किसानों के पास हैं बंदूकें। हिमाचल की 90% जनता ग्रामीण इलाकों में रहती है। ग्रामीण जनता खेती बागबानी से जुड़ी है। हिमाचल में फसलों व फलों को बंदर तथा जंगली जानवर नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे में बंदरों को डराकर भगाने के लिए किसान बंदूक का इस्तेमाल करते हैं। बंदूकों में बारूद भरकर दागा जाता है। इससे बंदर व जंगली जानवर खेतों में आने से डरते हैं। वरिष्ठ IAS अधिकारी व हमीरपुर के DC अमरजीत सिंह के अनुसार हिमाचल में मुख्य तौर पर हथियारों में बंदूकों का इस्तेमाल क्रॉप प्रोटेक्शन के लिए होता है। किसान क्रॉप प्रोटेक्शन के तहत बंदूक के लाइसेंस के लिए आवेदन करते हैं। प्रदेश में मौजूद हथियारों में एक बड़ा हिस्सा क्रॉप प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। समाचार नंबर 9। कॉल डाइवर्ट कर व्हाट्सएप हैक कर रहे शातिर, सिम कार्ड अपग्रेड करने के बहाने चपत लगा रहे साइबर ठग। साइबर ठग लोगों के व्हाट्सएप अकाउंट को हैक कर उनके मित्रों से किसी आपातकालीन समस्या का हवाला देते हुए अवैध रूप से पैसों की मांग कर रहे हैं। साइबर ठगों ने इस प्रकार के अपराध को अंजाम देने के लिए नए नए तरीके का प्रयोग किया जा रहा है।
साइबर पुलिस ने इस बारे में लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की है। साइबर ठगों द्वारा लोगों के सिम को 2G से 4G में अपग्रेड करने या नेटवर्क कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने का हवाला देते हुए लोगों के पास ग्राहक सेवा अधिकारी बनकर फोन किया जाता है, जिसमें उपरोक्त समस्याओं के निराकरण हेतु लोगों को बेवकूफ बनाकर उनसे कॉल फॉरवर्डिंग का कोड डायल करवाया जाता है, जिससे सामने वाले व्यक्ति के मोबाइल पर आने वाले सभी फोन डायल करवाए गए नंबर पर डाइवर्ट हो जाती है। उदाहरण के लिए जैसे यदि किसी रिलायंस जियो के नंबर पर आने वाले सभी कॉल को डाइवर्ट करना है तो मोबाइल में 401 वह मोबाइल नंबर जिस पर कॉल डाइवर्ट करनी है, डायल करने पर कॉल डाइवर्ट हो जाती है। इसी प्रकार सभी टेलीकॉम कंपनियों के अलग अलग डाइवर्ट कोड हैं। इसके बाद साइबर ठगों द्वारा अपने मोबाइल में व्हाट्सएप को खोलकर उसमें पीड़ित के मोबाइल नंबर को डाला जाता है। व्हाट्सएप की OTP डिलीवरी कॉल साइबर ठगों के मोबाइल नंबर पर जाती है, जहां से OTP प्राप्त कर पीड़ित के व्हाट्सएप का एक्सेस साइबर अपराधियों द्वारा ले लिया जाता है तथा 2 स्टेप वेरिफिकेशन भी लगा दिया जाता है। उधर DIG साइबर क्राइम मोहित चावला का कहना है कि साइबर ठगों द्वारा ठगी का यह नया तरीका अपनाया जा रहा है। उन्होंने लोगों से इस बारे में सावधान रहने को कहा है। उन्होंने लोगों से कुछ सावधानियां बरतने की अपील की है। बिना जांचे परखे अनजान कॉल पर बताए गए कोड को अपने मोबाइल फोन में न डालें और हमेशा अपने सोशल मीडिया के खातों का मजबूत पासवर्ड बनाएं जिसमें संख्या, अक्षर व चिन्ह तीनों हो। समाचार नंबर 10। EWS प्रमाण पत्र जांच पर ही मिले तैनाती। बीएड बेरोजगार यूनियन ने राज्यपाल, मुख्य चुनाव आयुक्त को लिखा पत्र। प्रदेश में सभी TGT आर्ट्स, नॉन मेडिकल, मेडिकल में प्रस्तावित EWS के आधार पर नियुक्तियां जांच के बाद दी जाएं। यह मांग हिमाचल प्रदेश बीएड बेरोजगार यूनियन ने प्रारंभिक शिक्षा विभाग व संबंधित अधिकारियों से मांग की है। प्रदेश बीएड बेरोजगार यूनियन प्रदेशाध्यक्ष राजेश गौतम सहित अन्य सदस्यों ने कहा है कि प्रदेश में TGT आर्ट्स, नॉन मेडिकल, मेडिकल में सामान्य श्रेणी समेत अन्य में बैचवाइज आधार अभ्यर्थियों का परिणाम घोषित कर दिया गया है, लेकिन उक्त अभ्यर्थियों की नियुक्तियां EWS प्रमाण पत्र की जांच के बाद ही दी जाए। इस संबंध में यूनियन ने राज्यपाल, मुख्य चुनाव आयुक्त हिमाचल प्रदेश, प्रारंभिक शिक्षा निदेशक को पत्र लिखा है। EWS के प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया लगभग घोषित ही होती है तथा अपात्र व्यक्ति भी इस प्रमाण पत्र को बनवाने में सफल हो जाते हैं। यूनियन ने मांग की है कि EWS के आधार पर भर्ती में नियुक्ति से पहले जारी प्रमाण पत्र के पुनः जांच करवाई जाए। कम से कम प्रार्थी उसके परिवार के पैन कार्ड को आवश्यक मानकर व मंगवाकर ट्रेस माध्यम से सही जानकारी जुटा जा सकती है, ताकि पात्र व्यक्ति ही EWS प्रमाण पत्र के आधार पर नियुक्ति प्राप्त कर सके। हिमाचल प्रदेश में EWS प्रमाण पत्र बनाने की आय सीमा 4 लाख निर्धारित की गई है। बहुत से लोग इनकम टैक्स भी देते हैं तथा या वे जिनके परिवार की आय सीमा 4 लाख से अधिक है, वे भी प्रमाण पत्र बनवाने में कामयाब हो जाते हैं। जो पूर्व के अनुभव से यह बात सामने आई है। पूर्व में भी अपात्र EWS के प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी पा चुके हैं, जो बाद में कुछ निकाले भी गए हैं। इस तरह पात्र व्यक्ति इसका लाभ नहीं ले पाएंगे, नौकरी प्राप्त कर सके। समाचार नंबर 11। गगरेट पंजाब बॉर्डर पर CRPF तैनात लोस। चुनाव में सुरक्षा का कड़ा पहरा, असामाजिक तत्वों पर जवानों की नजर। लोकसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए CRPF के फोर्स ने गगरेट में डेरा जमा लिया है। गगरेट की पंजाब के साथ लगती सीमाओं पर भी CRPF का पहरा बिठा दिया गया है।
तो बुधवार को सीआरपीएफ जवानों के साथ स्थानीय पुलिस ने गगरेट में पेट्रोलिंग कर असामाजिक तत्वों पर अपना प्रभाव दिखाने का प्रयास किया। सीआरपीएफ के जवानों के साथ पुलिस ने पेट्रोलिंग कर साफ संदेश दे दिया है कि चुनाव के दौरान किसी भी असामाजिक तत्व को सिर उठाने की इजाजत किसी भी सूरत में नहीं दी जाएगी। लोकसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही लागू हुई आदर्श चुनाव आचार संहिता के चलते अब पंजाब के साथ लगती गगरेट की सीमाएं सीआरपीएफ की निगरानी में रहेंगी। इंटरस्टेट बॉर्डर पर हर गतिविधि पर सीआरपीएफ की निगरानी तो रहेगी ही, बल्कि हर आने जाने वाले की कभी भी रैंडमली तलाशी भी ली जा सकती है। आदर्श चुनाव आचार संहिता के दौरान इंटरस्टेट बॉर्डर पर नकदी, शराब सहित अन्य मादक द्रव्य पदार्थों की तस्करी न हो जिससे चुनाव को प्रभावित किया जा सके, इसे लेकर भी पुलिस सतर्क है। गगरेट के पंजाब के साथ लगते आशा देवी, मरवाड़ी व अन्य इंटरस्टेट बॉर्डर पर सीआरपीएफ के जवान लगातार ड्यूटी दे रहे हैं। इसके साथ ही गगरेट पुलिस थाना के साथ भी सीआरपीएफ के जवान अटैच किए गए हैं ताकि किसी भी विपरीत स्थिति का सामना करने के लिए वे पुलिस के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर मोर्चा संभाल सकें। इसी कड़ी में हथियारबंद सीआरपीएफ जवानों ने बुधवार को गगरेट पुलिस के जवानों के साथ गगरेट कस्बे में पेट्रोलिंग कर अपनी उपस्थिति का एहसास करवाया। 24 घंटे कड़ा पहरा। डीएसपी डा वसुधा सूद ने बताया कि निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए पुलिस को सीआरपीएफ जवानों की नफरी मिली है, जिन्हें इंटरस्टेट बॉर्डर पर तैनाती देने के साथ साथ पुलिस थानों के साथ अटैच किया है, जो किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए 24 घंटे तैयार रहेंगे। समाचार नंबर 12। बिहारी लाल बोले, आपदा में मदद भूले सीएम। मुख्यमंत्री के बयान पर भाजपा प्रदेश महामंत्री ने किया पलटवार। आपदा प्रभावितों को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के बयान पर भाजपा ने पलटवार किया है। भाजपा प्रदेश महामंत्री बिहारी लाल शर्मा ने कहा कि आपदा के समय केंद्र ने हिमाचल प्रदेश की भरपूर मदद की है, पर बार बार मुख्यमंत्री भूल जाते हैं। केंद्र सरकार ने प्रदेश को राहत की दृष्टि से शुद्ध 1782 करोड़ रुपए भेजे। साथ ही 1000 करोड़ मनरेगा का आया, 200 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना का, 403 करोड़ 53 लाख राष्ट्रीय आपदा रिस्पांस फंड का, राज्य आपदा रिस्पांस फंड के अंतर्गत 360 करोड़ 80 लाख, राज्य आपदा मिटिगेशन फंड के अंतर्गत 85 करोड़ 60 लाख की राशि केंद्र सरकार द्वारा सीधी हिमाचल प्रदेश को प्रदान की गई है। इसके अलावा लगभग 2700 करोड़ के लगभग प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से हिमाचल प्रदेश की सड़कों और पुलों के निर्माण के लिए केंद्र द्वारा भेजे गए। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के चरण 3 के तहत हिमाचल के सैकड़ों गांव सड़क सुविधा से जुड़ेंगे। प्रदेश में 500 आबादी वाली करीब सभी गांव सड़क से जुड़ चुके हैं। केंद्र सरकार ने हिमाचल को 2372.59 करोड़ की राशि जारी की है। इसके अलावा इसमें 270.42 करोड़ राज्य सरकार वहन करेगी। 2643 करोड़ की लागत से प्रदेश में 2682.934 किलोमीटर सड़कों का निर्माण होगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुक्खू भूल गए कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा हिमाचल के दौरे पर 3 बार आए। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर लगातार दौरे पर रहे। केंद्र मंत्री नितिन गडकरी भी दौरे पर आए। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डा राजीव बिंदल लगातार फील्ड में उपस्थित रहे, पर कांग्रेस की आलाकमान नेता उस समय हिमाचल नहीं आई। समाचार नंबर 13। वह भी साथ आएंगे तो हम कहां जाएंगे। चैतन्य के बीजेपी ज्वाइन करने की अटकलों से वर्कर परेशान।
विधानसभा क्षेत्र गगरेट के बदले राजनीतिक परिदृश्य ने भाजपा व कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को ऐसा सांसत में डाला है कि किसी से भी कुछ बोले नहीं बन रहा है। जैसी चर्चाएं हैं कि पूर्व विधायक चैतन्य शर्मा भाजपा में शामिल हो सकते हैं, उसे भाजपा कार्यकर्ता आसानी से स्वीकार कर लें, ऐसे आसार कम लग रहे हैं, तो कांग्रेस के बीच दिन प्रतिदिन जिस प्रकार टिकटार्थियों की लिस्ट लंबी होती जा रही है, उससे कांग्रेस नेता भी थोड़ा असहज महसूस कर रहे हैं। भाजपा खेमे में पूर्व विधायक राजेश ठाकुर के समर्थक किसी भी सूरत में इन बदल रहे राजनीतिक समीकरणों को स्वीकार करने की सूरत में नहीं दिख रहे हैं। बेशक विधानसभा चुनाव में राजेश ठाकुर को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन चुनाव हारने के बाद भी वह लगातार अपने लोगों के बीच ही रहे। यही वजह है कि गगरेट भाजपा में भी उनका मजबूत जनाधार है। जैसे ही चर्चाएं शुरू हुई कि पूर्व विधायक चैतन्य शर्मा भाजपा में शामिल होकर चुनाव लड़ सकते हैं, वैसे ही भाजपा कार्यकर्ता सोशल मीडिया पर सक्रिय होकर पूर्व विधायक राजेश ठाकुर का गुणगान करने लगे हैं। ऐसी स्थिति में भाजपा हाईकमान के लिए भी कार्यकर्ताओं को शांत करना खासा मुश्किल होगा। भाजपा हाईकमान अगर चैतन्य शर्मा को भाजपा में शामिल करवाना चाहे तो राजेश ठाकुर को मनाना तो उनके लिए आसान होगा, लेकिन कार्यकर्ताओं का आक्रोश कैसे शांत किया जाएगा, इसको लेकर भी अभी से मंथन चल रहा है। हालांकि भाजपा में एक गुट ऐसा भी है जो चैतन्य की भाजपा में एंट्री का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। दूसरी कांग्रेस टिकट के कई दावेदार अभी से बाहर निकल आए हैं और अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए हर किसी ने अपना अपना रास्ता अख्तियार कर लिया है। हम अपने राज्य के विकास में योगदान देने में गर्व महसूस करते हैं और हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हमें और भी अच्छी खबरें मिलेंगी। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए कृपया हमारा कंटेंट शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। इसके अलावा बेझिझक अपने विचार कमेंट्स में शेयर करें। आपका सहयोग हमें और भी बेहतर काम करने में मदद करेगा। धन्यवाद।